जी मैं इस वक्त काना में ही मौजूद हूँ और हम इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद है जहाँ दो बच्चे जो हैं इस हादसे में हलाक हुए हैं और एक ही ख़ानदान के दो बच्चे इनके ज़ख्मी भी हुए हैं। इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो इनके बच्चों के नाना वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी ये बताएं कि कितने बच्चे आपके इस वाक़े में जो है हलाक हुए हैं और उनके नाम क्या थे, उम्रें क्या थी और वो किस वक्त ट्यूशन पे जाते थे? वो जाते थे 4 बजे जाते थे जी। कुछ 3 बजे जाते थे। जो 3 बजे जाते थे वो 4 बजे वापस आ जाते थे। वो 4 बजे वापस आ गए। हमारे 7 बच्चे जाते थे। अच्छा आपके कुल 7 बच्चे जाते थे? बच्चे जाते थे। 3 बच्चे वापस आ गए थे 4 बजे। ये 4 बजे 4 बच्चे गए हैं, ठीक है। और 4 बजे गए हैं तो 5 बजे ये वाक़या हुआ है। तो इस वाक़े में कौन कौन ज़ख्मी हुआ और कौन कौन हलाक हुआ? देखो जी, हमारे तो 2 बच्चे हलाक हुए हैं तो 2 ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है। बाकी 3 बच्चे वो ठीक थे? हाँ, बाकी 3 वो तो घर आ गए थे ना। तो 2 बच्चे जो ज़ख्मी हुए हैं ना, जब छत गिरी है वो दरवाजे में खड़े थे। तो एक सिर में टांके लगे हुए हैं, एक में मुंह पे सट लगी हुई है। वहाँ दोनों ज़ख्मी हुए? हाँ, दोनों। अब वो ठीक हैं? अब वो ठीक हैं। तो ये कब से पढ़े थे ट्यूशन यहाँ पे? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से? तो ये खातून अकेडमी चलाती थी? हाँ जी, वो भी ज़ख्मी हैं। वो भी ज़ख्मी। कितने बच्चे वहाँ पे जाते थे? वहाँ ये पे 30-35 बच्चे जाते हैं। एक ही टाइम पे जाते थे कि कोई औकात? नहीं, 2 टाइम थे उनके। एक 3 से 4 थे, 4 से मतलब के आगे पढ़ते हैं। आपके बच्चे जो थे कौन कौन सी क्लास के थे? वो तकरीबन एक 3 के तीसरी क्लास में थे, एक 2 क्लास में। तो जो ज़ख्मी हैं ज़ख्मी हैं वो भी मतलब कि तीसरी क्लास में थे। वो उनके हाल बेहतर है? छोटे सारे बच्चे छोटे ही थे जो उधर पढ़ते थे ना। सब बच्चे कोई 7 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 7 साल, कोई 9 साल, इससे बड़ा नहीं था कोई भी। सब छोटे बच्चे थे। जो छत गिरी है ना उसके साथ मतलब कि घर एक ही 8 मरले का है, ठीक है। छत गिरी है, वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। जो साथ है वो भी गिरने वाला है, वो नहीं देख रहे, उसकी भी छत गिरने वाली है। और नीचे बच्चे हैं, बड़े भी थे, नीचे बच्चे भी। उधर रैश है, मैं ऊपर छत से देख के आ रहा हूँ। फैमिली उधर रहती है, लेकिन वो उन्होंने किसी ने एक्शन नहीं लिया कि हम ये भी साथ देख लें। वो भी गिरने वाली है और छत बिल्कुल ही गिरने वाली है। बस एक सिर्फ गिरी है तो सिर्फ रुकी है, तो एक वांस पे रुकी है, वो भी काटने वाली छत है। तो ये हम उनसे मतलब कि दरख्वास्त है कि ये आके मतलब कि अपना कुछ करें तो उसे भी सील करें। काना में ही हलाक होने वाले बच्चों के एक और अजीज़ रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी आप क्या कहेंगे इस सब वाक़े के बारे में? मैं सिर्फ मरीम नवाज़ से ये अपील करना चाहता हूँ, मरीम साहब आपने हॉस्पिटल तो बनाया है, उसमें कोई सहूलत नहीं है। देखिए ना मेडिसिन है उधर, ना पट्टियाँ वगैरह, ना आपके डॉक्टर उधर हैं। जब अल्लाह ना करे कोई और मसला बने तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ये किस अस्पताल की बात करें? जब इन बच्चों को अस्पताल ले गए थे? नहीं जनरली ये इधर ये सामने मेन पे है। ये THQ? जी THQ। उसमें कोई सहूलत नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं उधर। खुद पट्टियाँ खुद ला के पट्टियाँ की हैं, खुद चेक किया है, लेकिन टांके लगा के उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी आप घर जाएँ, बेहतर है बच्चे। हमारे बच्चों का भी चोटें भी लगी हुई हैं, हमारे बच्चे इधर घर पे ही हैं अभी 2। तो कल यहाँ पे वज़ीर साहब भी आए थे, आपने उनको कहा? नहीं, वज़ीर से इतना टाइम ही नहीं लगा, हमें अपनी पड़ी हुई थी। हमने 12 बजे तो बच्चों का जनाजा लेके गए हैं, उसके बाद फ्री हुए हैं, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया। उसके बाद अभी आप आए हैं तो आपको हमने बताया। मैं तो सिर्फ मरीम नवाज़ साहब से यही अपील करता हूँ, मरीम साहब ज़रा नोटिस लें, आप हॉस्पिटल को चेक करें। उसमें कोई सहूलत नहीं है, उसमें मेडिसिन नहीं है, पट्टियाँ नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर 24 घंटे होने चाहिए। सैलरी तो हमारी तनख्वाहों से जाती है ना पैसे उनके पास, लेकिन सहूलत देनी चाहिए। बड़ी अहम बात कर रहे हैं ये बच्चों के एक अजीज़ हैं, उनका ये कहना है कि जब बच्चे ज़ख्मी हुए, जब उनको ये अस्पताल में लेके पहुँचे THQ हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ना डॉक्टर था, ना अमला था, ना उनके पास कोई मेडिकेटेड चीज़ें थी, ना जिनमें पट्टी है, दवाइयाँ हैं, मरहम है, ये उनके पास मौजूद ही नहीं थी। तो ये वाकई इनको जो है हुकूमत पंजाब को, वज़ीर पंजाब को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और इसके साथ साथ उनको दीगर अस्पतालों में भी ये चेक करना चाहिए। जी काना में जिस अलमनाक हादसे में छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए थे, वो घर जो है वो तो इस वक्त इंतज़ामिया ने, आप देख सकते हैं, वो सील कर दिया है और छत तो इसकी मुकम्मल तौर पर वो गिर चुकी है। और कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की काफ़ी तादाद है और पूरा इलाका जो है इस वक्त यहाँ के पूरे इलाके में सोग की फ़िज़ा है। हर घर जो है वो सोगवार है, हर आँख अश्कबार है, क्योंकि 14 बच्चे इस अलमनाक हादसे में जाँ बहक हुए हैं और 5 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
और एक बच्चा जो है वो अभी भी वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद जो ज़ख्मी थे उनको तो अस्पताल से फारिग कर दिया गया, लेकिन जो एक बच्ची थी वो गालबन अभी भी चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और ये जो वाक़या आप देख सकते हैं, ये जो घर है तकरीबन 4 से 5 मरले का ये घर था, जहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, प्राइवेट ये ट्यूशन सेंटर था। और एक खातून थी जो इन बच्चों को पढ़ाती थी मुख्तलिफ़ औकात में, उनके टाइम थे 2 से 4 और 4 से 6। तो ये जो वाक़या पेश आया था, ये 4 से 6 बजे के दरमियान जो बच्चे आते थे, कुछ 30 से 35 बच्चे वो अंदर मौजूद थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ, अचानक छत गिरी। और जब छत गिरी उस वक्त छत पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इस घर का मालिक है उस्मान, एक उमैर नामी मिस्त्री था, वो इस घर की छत पर वो मिट्टी डाल रहे थे। और जब उन्होंने मिट्टी डाली, क्योंकि ये लकड़ी के तख्तों से बनाई गई थी छत, और क्योंकि वो कमज़ोर थी, वो वज़न ना सह सकी, और अचानक उसी दौरान वो छत गिर गई, जिसके बायस मलबे में तमाम बच्चे दब गए, जिनमें 14 बच्चे जो थे, मासूम बच्चे जो पढ़ने के लिए आए थे, वो जहाँ बाग हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। इस वक्त हम देखें ये पूरा इलाका जो है, हर घर से जो है वो लोग जो हैं आए हुए हैं यहाँ पे, हर आँख का अखबार है। कुछ सियासी शख्सियात भी यहाँ पे आई, पुलिस हुकाम यहाँ पे पहुँचे, ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पे पहुँचे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसके बायस ये हादसा यहाँ पे पेश आया। क्योंकि मानसून आने वाला था और मानसून के बायस वो अपनी छत को मजबूत बना रहा था कि वो टपक ना पड़े बारिशों में, क्योंकि आपको पता है छतें टपकती हैं, तो इसी वजह से वो छत को मजबूत कर रहा था। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये बिजली की तारें हैं, ये इस घर के बिल्कुल बाहर है। और ये तारें जो हैं आप देख सकते हैं कि जिस तरह बांसों के ऊपर ये लटकाई गई हैं ना, ये तारें ज़मीन पर थी। और अगर ये हादसा ना हुआ होता तो शायद ये तारें जो है वो नीचे रहती, और इनकी वजह से भी कोई भी बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। ये शायद वापडा वालों ने, लेस्को वालों ने जब यहाँ पे वाक़या हुआ वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पे पहुँच के इन तारों को ऊपर किया है। इससे पहले मुतअद्दिद मौलवियों ने ये बताया है कि ये जो तारें थी ये भी नीचे थी, यानी कि अगर ये छत ना गिरती तो इन तारों के बायस भी कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं जी, ये जब वाक़या हुआ तो आपने क्या देखा यहाँ पे क्या हाल था? ये मंज़र ऐसा था कि कोई भी देख नहीं सकता था, ठीक है। कोई भी बंदा ये नहीं सोचता कि ये कैसे हुआ या क्यों हुआ या किस वजह से हुआ। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, ठीक है। हर बंदे ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। इधर काफ़ी मैंने सुना है, देखा भी है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब मिस्त्रियों की गलती है। मिस्त्री जो होता है वो मिस्त्री होता है, इंजीनियर नहीं होता, ठीक है। और कोई भी बंदा ऐसे नहीं करता कि यार मैं मिस्त्री हमेशा घर बनाने के लिए आता है, घर गिराने के लिए नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये अगर घर वो गिराने के लिए नहीं आता, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करता, लेकिन बच्चों को तो नीचे नहीं होना चाहिए था ना उस वक्त। कहने का मतलब ये है। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन मिस्त्री नहीं कहता कि बच्चों को ऊपर आओ या बच्चों को मेरे लिए काम के लिए, ये मेरे मज़दूर हैं। मिस्त्री अपने साथ मज़दूर लेके आता है, ठीक है। मिस्त्री ने ये नहीं कहा था कि बच्चों को इधर ही रहने दो, हम काम कर रहे हैं, ये गिरेगी तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? बच्चों को बाहर निकालना। बच्चों को बाहर निकालना ये घर वालों की जिम्मेदारी थी जी, वही कहने का मतलब है। ये पहले घर उनको वालों घर से की बाहर निकाला जिम्मेदारी जाता, थी, उनको बाहर फिर निकाला कंस्ट्रक्शन जाता। का काम और किया दूसरे नंबर से ये देखते कि ये गार्डर जो है हमारे, ये इतना लोड उठा सकते हैं। कोई भी मालिक ये नहीं कहता कि मिस्त्री ने अपने पास से पैसा लगा। वो गार्डर भी सुना है इन्होंने, गालबन जो है वो बी पेड़ लिया हुआ था। बी पेड़ गार्डर हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो गार्डर देख लें आप। नाकस मटेरियल है, बिल्कुल हल्का है, जो देख सकते हैं आप। जो गार्डर हाँ, बिल्कुल कागज की तरह पतला है। उसके बावजूद वो मिट्टी डाल देते ऊपर। तो मिट्टी डाली, हर गल उन्होंने अपनी सेफ्टी करनी थी। तो बारिश की वजह से नाकस से पुराना मटेरियल था, वो बिल्कुल कमज़ोर था, तो वो पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं उसको। तो किसी ने रोका नहीं पहले इनको? ये तो किसी ने रोकना, तो अंदर छाते के नीचे पड़े थे, हमें क्या पता। वो पहले जो भी अपना घर बनाए वो ऐसा मटेरियल ना डाले ताकि आने वाले वक्तों में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जी, कहना में साबका नाज़िम है मोहम्मद रमज़ान मस्ताना, वो भी इस वक्त यहाँ पर जाए हादसा पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ घरों में वो फातह खाने के लिए आए हैं। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की। जी रमज़ान साहब, ये बताएं कि आप एक अरसे से यहाँ पर आप नाज़िम भी रहे हैं, सियासी आप शख्सियत हैं, तो ये घर यहाँ पर जो ऐसे खस्ता हाल घर है, उनके बारे में कभी किसी की तवज्जो नहीं इन पर दी गई या ना किसी इदारे को बताया गया है? अगर किसी को बताया होता तो मेरा ख्याल है ये वाक़या पेश ना आता।
जी सबसे पहले तो मैं इन घर वालों से ताज़ियत करना हूँ, अल्लाह ताला बच्चों को जन्नत दे, जी आमीन। इनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हम कल से मेरी टीम सारी, हमारे जो MBA हज़रात हैं, जो एडवाइज़र मलिक जिशान साहब, सभी हम इधर आए थे। नहीं, आपने इन वाक़यात के बारे में कभी यहाँ के मुकामी एसी को, इन्फोर्समेंट नहीं, इंस्पेक्टर को ये कभी ऐसे- बताया कि ये खस्ता हाल घर है ये यहाँ ऐसे हुआ है, ये बच्ची जो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने अपने घर में ही अकेडमी खोली थी, छोटे छोटे बच्चे थे। जो अल्लाह की कुदरत है, ये सानिया बनना था, ये ना स्कूल है ना अकेडमी है, कुछ भी नहीं है। वो छत नाकस भी नहीं थी, बस बारिशें 2-4 हुई हैं, उसकी वजह से कोई मिट्टी थोड़ी बहुत ही डाली है, ये वकूआ बन गया। रमज़ान साहब, आप इस इलाके के नाज़रीन हैं, हमने तो देखा यहाँ पे तो गलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मखदूश हालत में हैं। तो चले गलियों को तो ठीक है, लेकिन ये जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पर कभी किसी ने यहाँ पे चेक नहीं किया था? कभी आपने विजिट किया इलाके का जब वोट मांगे होंगे? हमने हमेशा विजिट किया है, जो सरकारी इदारे हैं हमारा, कोई भी आपने वो जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये जो रोड बने हैं, ये सारा हमने गवर्नमेंट नून की लीग, उन्होंने सारे बनवाए हैं। हमें हमारे हलके में, यूनियन काउंसिल में, काने में कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसकी नई बिल्डिंग नहीं हमने बनाई, कोई ऐसा प्राइवेट दारा नहीं जो मजबूत है। बस ये एक सानिया होना था, इसका हमें इल्म नहीं हुआ, बस अच्छा, ऐसे ही। लोगों ने और भी शिकायत की हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी कब्जे के इशू हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स ने अष्टामों पे जो है वो घर दिए हुए हैं और थोड़े बहुत पैसे लेके। ये कोई मसला नहीं है। जो कोई शिकायत लेके आता है हम उसका अजाला करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। हमारे से ना हो, हम SHO से कहते हैं, ऐसा इधर कोई इशू नहीं है। आप डोर टू डोर देखेंगे अब सब जगह यहाँ पे चेक बिल्कुल करेंगे? देखेंगे इंशाल्लाह। हमने कल से लेकर आज तक सारा कुछ, ये हमारे भाई भी हैं, हमारे कलीग भी हैं, हमारे वोटर सपोर्टर भी हैं। हमारा हक बनता है जितना हमसे हो सका, इंशाल्लाह ताला हम अपनी जेब से भी मदद करवाएंगे और गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला मदद करवा के देंगे इंशाल्लाह। काना में जिस घर की छत गिरी उसका जो मलबा था वो तो रेस्क्यू टीमों ने हटा लिया, लेकिन वो जो मलबा था उसके साथ जो गार्डर था लोहे का वो यहीं पर भी पड़ा है। हम दिखाते हैं नाज़रीन को कि उसकी हालत कैसी थी। ये देखें नाज़रीन, ये बहुत ही नाकस मटेरियल का ये गार्डर है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो हालत थी वो कैसी है। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये यहाँ से गालबन टूटा हुआ था। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें इसकी हालत, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मिट्टी का बोझ नहीं ये सहार सका और इसके जो है एक ड्रम से नीचे आन गिरा। इसके साथ है ये एंगलैडर इसको कहा जाता है। ये भी बहुत पतले और बहुत नाकस मटीरियल के लग रहे हैं, बल्कि हल्का है, बल्कि जिसकी वजह से ये तमाम जो इसके ऊपर टाइलें थी, जो ईंटें थी, जो मिट्टी थी, उन्होंने इनको बिल्कुल भी ये उनका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके और नीचे गिर गए, जिसकी वजह से ये अलमनाक हादसा हुआ और 14 बच्चे इस वाक़े में हलाक हो गए। अच्छा, एक और यहाँ पर ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने क्या देखा उस वक्त, क्या वाक़या क्या था, मंजर क्या था, क्या देखा आपने? चीखों पुकार सुनी बच्चों की? जी हमने देखा, मैं सामने दुकान पे खड़ा था तो बच्चों की चीखों पुकार हमने सुनी, तो हम तन क्या मालूम, फौरी तौर पर हम भागे घर की तरफ। तो यहाँ पता चला कि छत गिरी ऊपर। हमने फौरी तौर पे लाते मार को उस गेट को पहले हमने तोड़ा, गेट तोड़ के हमने बाहर फेंका उसको। फिर हमने फौरी तौर पे एक लड़के ने 15 को कॉल की, एक ने रेस्क्यू को कॉल की। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत, कुछ नौजवान थे मेरे साथ, हमने अपने हाथों से मिट्टी को निकाल के हमने 5-7 बच्चों को ज़िंदा हालत में वहाँ से हमने रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला। अच्छा, ये बताएं कि रेस्क्यू टीमें कब पहुँची थी? रेस्क्यू टीम में उनको 15-20 मिनट तक पहुँच गई, आ गई थी वो? कुछ बंदे आए थे, उन्होंने हमारे साथ हेल्प की। आपने कितने % काम कर लिया हुआ था? हमने तकरीबन उनसे आने से पहले उनको 40% काम कर लिया था और उनके आने के बाद कुछ बंदे थे हमारे, 3-4 बंदे हमारे साथ लगे थे शुरू में। बाकी सारा जो बच्चों को नीचे से निकाला, 3-4 बंदे रेस्क्यू वालों के थे, 11-22 वालों के। बाकी सारे जो मोहल्लेदार थे यहाँ के, यहाँ जो मोहल्लेदार, उन्होंने सारे बच्चों को नीचे से हाथों से मिट्टी निकाल के, कहीं से मिट्टी निकाल, सबको उन्होंने नीचे से निकाला। जहाँ भाग भी होगी तो उस वक्त हमने तकरीबन 5-7 बच्चों को हमने सही हालत निकाला, ज़्यादा जख्मी वो नहीं थे क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी। गार्डन को एक बच्चों के यहाँ पर TR लगा था, उसकी थोड़ी यहाँ से चोट लगी थी। बाकी बच्चे ज़्यादा मिट्टी में दबे हुए थे, जिसको बाहर हमने पानी पिला के ऑक्सीजन में मुँह से उनको सांस उनकी बहाल करनी, मुँह से उनको ऑक्सीजन हमने दिया। वो बच्चे तकरीबन घबराए थे लेकिन ज़्यादा उनकी तशवीश हालत नहीं थी। उसके बाद जब 15-20 से आधा घंटा लगा, उसके बाद जो बच्चे निकले, उनको पता नहीं था कितने बच्चे हैं। उसके बाद जो बच्चे हमने बाहर वाले जो बच्चे निकाले वो बेहोशी हालत में हमने सारे निकाले, तकरीबन 5-7 बच्चे। बात नहीं कर रहा था बच्चा?
नहीं, बच्चे चीखो पुकार, जो पहले पहले बच्चे निकले शुरू से वो चीखो पुकार बच्चे कर रहे थे, ठीक है। कुछ बच्चे की मशीन के नीचे, वॉशिंग मशीन तो उसके नीचे एक बच्चा, तो उसकी आवाज़ें हमें आ रही थी, तो फिर हमने सोफ़ा टाक मशीन को तोड़ फोड़ के बाहर निकाला, उसको नीचे से थोड़ा पानी पहले अच्छा, इस पिलाया। घर का एक ही कमरा था? इस घर के 2 कमरे हैं, पीछे दोनों एक तरह के खस्ता हालत के हैं। तो इस जो कमरे में पता नहीं क्या मामला, लगता है हादसा है ये क्यों, तो दूसरे कमरे पर मिट्टी डाली, इसी को जब मिट्टी डालें वो नहीं गिरा। गिरा, ये कमरा गिर गया था। ये कमरा गिर गया जी। तो 18 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया यहाँ से, और एक जो है कि खातून जो टीचर थी वो सबसे बाद में पता चला कि टीचर भी है। जब वहाँ बैठ के बिल्कुल साथ हमने मिट्टी को खोदा, वहाँ से फिर टीचर को निकाला गया। 19 अफराद को हमने निकाला यहाँ से। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 4-5 ਸਾਲ ਦੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 34 ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ 14 ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਜੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਲਿਆ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸੇ ਤਲੀਮੇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਬੰਦਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ, 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, TR ਗਾਰਡਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ TR ਛੱਤ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, TR ਗਾਰਡਰ ਵਿੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਮਤ ਆਈ ਪਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚ। इसके बारे में ये है कि हम इधर ही थे कल, ठीक है। जब ये छत गिरी है, ये सामने मेरा घर है, मैं इधर ही था, ठीक है। और ये दरवाज़े को तोड़ के हमने बाहर बच्चों को निकाला है। मलबे के नीचे दबाव आया हुआ था, ठीक है, हमने बाहर निकाला है। फिर हमने 11 भाई को कॉल की है, 15 को की है, सब हमने कॉल की है। फिर आधे घंटे के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद आई है 11 भाई आई है। उसके बाद उन्होंने वो बच्चों को वगैरह को उन्होंने भी साथ हमारे लगे हैं, निकाला है, ठीक है। उसके बाद पुलिस वगैरह ये सब कुछ आए हैं। 8 से 9-10 साल तिकर बच्चे थे जो जिसमें से हमने निकाला है, तो मरे हुए निकले थे, ठीक है। वो उधर एम्बुलेंस के अंदर हमने डाला है, ठीक है। कुछ बच्चे दबाव के नीचे अभी है थे, कुछ निकाल लिए थे हमने। तो ये 10-12 साल हो गए ये इधर ही थी ये एकेडमी, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो मालिक मकान है, मैंने उनसे एक दफ़ा बात की, मैंने कहा जी आप ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं तमीर करवा रहे। तो वो कह रहे थे कि भाई कमेटियाँ हमारी निकलेंगी फिर हम तैयार करवाएंगे। जैसे ये कमेटियाँ निकली हैं, रेत फेंकी है, उन्होंने ये काम शुरू करवाया है, ठीक है। ऊपर मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, पर्दे वगैरह सब लगे हुए थे, 2-2 फुट के पर्दे थे, मिस्त्री लगे हुए थे। जैसे ही वो ऊपर चढ़े हैं, काम कर रहे थे, नीचे से गार्डर टूट के नीचे गिरा और सारे बच्चे वगैरह नीचे आ गए हैं। तो इस वक्त तहकीकात हैं, वो तो पुलिस के मुताबिक 3 उन्होंने अफराद को गिरफ़्तार किया हुआ है, जिसमें घर का मालिक इरफान, उस्मान, उसका भाई, और एक जो मिस्त्री था उमैर, उसको उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है। उसकी तहकीकात जारी हैं। 322 ज़ेर दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो है इस वक्त जो है वो 7 बच्चे रह गए थे जिनकी नमाज जनाजा होनी थी, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 7 बच्चों की रात को अदा कर दी गई थी। यूँ जो इस वाक़े में, इस अलमनाक वाक़े में 14 बच्चे जो हलाक हुए थे, उन 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कुछ ज़ख्मी थे, ज़ख्मियों को घरों में भेज दिया गया है। एक बच्ची सिर्फ है इस वक्त, वो चिल्ड्रन अस्पताल में वो ज़ेर इलाज है। देखिए इस वक्त ना सिर्फ ये इलाका बल्कि पूरे लाहौर की, पूरे शहर की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। यहाँ पर गमज़दा ख़ानदान जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने में आ रहा है, हर आंख अश्कबार है, बहुत दुखी फ़ज़ा है। तमाम मार्केटें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, हर गली में यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि 14 बच्चे जो है जिनकी यहाँ पे हलाकत हुई है, पूरे इलाके में वो मुख्तलिफ़ गलियों में रहने वाले थे। तो तमाम इलाका जो है वो इस वक्त सोगवार है, सोग की फ़िज़ा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है
पुलिस भी यहाँ पे अभी तक मौजूद है, रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पे मौजूद है और जिस घर की छत गिरी थी उस छत को इंतज़ामिया ने सील कर दिया है। वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर जो खातून टीचर जो पढ़ाती थी उसको भी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है और वो भी अपने एक अजीज़ों के घर ट्रांसफ़र हो चुकी है, वहाँ पर उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मैं हूं अब्दुल गनी बजीर। थरपारकर का पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी, जहां पर LHV की तरबियत हासिल करने वाली 80 के करीब जो तालबात हैं वो ज़ेर तालीम और तरबियत हैं और यहां पर जो बेशतर बच्चा हैं वो हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं जो कि मुख्तलिफ़ देहातों से ताल्लुक़ रखती हैं। इस हॉस्टल के अंदर जो है वो तालबात ने एक तहरीरी शिकायत की अपनी प्रिंसिपल को कि इस जो स्कूल का अकाउंटेंट है उनकी जानिब से उनको मुबैना तौर पर हिरासा किया जा रहा है और इस तहरीरी दरख्वास्त के अंदर 3 तालबात ने जो स्कूल का अकाउंटेंट है उन पे तहरीरी इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए तंग करता है और जो हॉस्टल का CCTV सिस्टम है वो भी उनके अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस शिकायत को लिया और जिसके बाद जो है वो DG हेल्थ की जानिब से भी इस शिकायत का नोटिस लिया गया और जो स्कूल का अकाउंटेंट है जो कि बुनियादी तौर पर डिस्पेंसर है जो जिस पर ये इल्ज़ाम है उनको हटाया गया और इसको इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी में। हम विज़िट करेंगे इस स्कूल की हॉस्टल और स्कूल को और बात करेंगे स्कूल की प्रिंसिपल से कि ये वाक़या क्या है और तालबात का जो हॉस्टल है उनके अंदर इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से जो तालबात हैं उनको प्रोटेक्शन देने के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी के प्रिंसिपल ऑफिस में और प्रिंसिपल का मौक़िफ़ जानेंगे और विज़िट भी करेंगे हॉस्टल का इस वाक़े के मुतालिक कि ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या तहरीरी जो दरख्वास्त है वो मौसूल हुई है स्कूल की प्रिंसिपल को। तो आइए चलते हैं स्कूल के अंदर और हॉस्टल का विज़िट करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी में और मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रेहाना चौहान। उनसे जानेंगे कि स्कूल में LHV की तालबात की जानिब से जो स्कूल का अकाउंटेंट है उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए ये वाक़या क्या है, कैसे पेश आया और इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हो पाई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर रेहाना चौहान है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ मिट्टी पब्लिक हेल्थ स्कूल LHV में। तो वाक़या तो इस तरीके से हुआ था कि लड़कियों का आपस में झगड़ा हुआ था हॉस्टल में उन लोगों का और उसके बाद फिर इनको समझाया भी गया वार्डन की तरफ से कि भाई आप झगड़ा ना करें, लेकिन वो मानी नहीं। और फिर हमने जैसे वार्डन ने उनको बोला कि भाई आप रूम से सेपरेट कर देते हैं आप लोगों के, तो वो इस बात पे भी नहीं राज़ी थी कि नहीं रूम भी नहीं हमने अलग करना। तो उस पर फिर वार्डन ने अली बख्श को फ़ोन किया क्योंकि वो ज़्यादातर मामला संभालते हैं हॉस्टल के, जैसे कि पानी का मसला हुआ, लाइट का, या कोई और इशू हुआ, कोई चीज़ टूट गई या कोई बनवानी है या कुछ। तो इस वजह से उन्होंने फ़ोन किया अली बख्श को। मैं यहाँ पे नहीं थी, छुट्टी पे थी। तो अली बख्श ने उनको वार्डन से कहा कि आप उनको समझाएं, लेकिन वो समझे बच्चे नहीं समझ रहे थे। फिर उन्होंने जो है ख़ुद उनसे कहा कि भाई अगर ये नहीं समझ रहे तो आप इनको रूम चेंज कर दें। तो उस पर भी वो नहीं मान रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं मान रहे तो आप लोग भले अपने सुबह घर चले जाना, ठीक है, फिर हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। अच्छा मैडम, इसमें जो तालबात हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उसके अंदर उन्होंने क्या शिकायत की है, क्या लिखा है? उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो है अली बख्श जो है हमें जैसे डांटते हैं। अब डांटा तो उनको इस बात पे था कि भाई आप लोग आके क्लास अटेंड करें। कुछ लड़कियां हॉस्टल में बैठी हुई थी, तो भाई आप बैठे हैं इधर तो आके स्टडी करें, अपना टेस्ट वगैरह दें। आप बैठे हैं हॉस्टल में तो क्लास में आए।
अच्छा, जो अली बख्श है वो किस पोस्ट पे था? अच्छा, जो लड़कियां हैं हॉस्टल में रहती हैं उनकी कोई फ़ीमेल वार्डन नहीं है? फीमेल वार्डन है हमारे पास 2, एक अमीर खातून है, एक मिस इंदिरा है, 2 हैं। तो इस पे सवाल बनता है कि जो अली बख्श है जिस पे इल्ज़ाम है, जो अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, तो उसने क्यों इसके अंदर हिस्सा लिया, या उसका क्या ताल्लुक़ बनना था ऑफिशियली तौर पे? ये गलत नहीं है? बिल्कुल ये गलत है, उनको नहीं कहना चाहिए था डायरेक्ट खुद से, और इसी बात पे लड़कियों ने ऑब्जेक्शन किया है कि इन्होंने हमें डायरेक्ट क्यों बोला है। अच्छा, तो उस ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि सीसीटीवी का जो इस्तेमाल किया गया है, जो अकाउंटेंट है उसकी वहाँ तक रीच थी, तो ये अकाउंटेंट कितने मामलात को संभाल रहा था? ये सीसीटीवी कैमरा वाले मामलात को भी संभाल रहा था, ये पानी के मामलात को, बिजली के मामलात को, और कोई चीज़ इशू है हॉस्टल में, जैसे कोई चीज़ टूट गई है बनवानी है, इन सारे मामलात को देख रहे तो हैं। आप एज ए गर्ल्स स्कूल है ये, बच्चियां यहाँ पे आ रही हैं, तो आप समझती हैं कि इन उमूर के लिए कोई फ़ीमेल होनी चाहिए, या अकाउंटेंट का काम तो अकाउंट से मुतल्लिक होता है, तो कहाँ गलती हुई है? बस ये है कि हमारे पास फ़ीमेल स्टाफ तो वार्डन तक है, ठीक है ना, वो सिर्फ अंदरूनी मामलात को देखती हैं, संभालती हैं इनका, और बाकी ये है कि हमारे पास कोई और नहीं था तो हमने इनको अकाउंटेंट बनाया हुआ था। उस वक्त जब यहाँ पे इतना स्टाफ नहीं था, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई फीमेल स्कूल है तो यहाँ फीमेल होनी चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उस लड़कियों की जो तालबात हैं, उनकी दरख्वास्त है, उन पे अब क्या कार्रवाई हो रही है? ये कहाँ तक पहुँची है इसकी इन्वेस्टिगेशन? इस पे हमने काफ़ी अभी कंट्रोल कर लिया है, और मामलात भी अभी सही हो गए हैं, काफ़ी मामलात। इनको अली बख्श को हमने रिलीव भी कर दिया है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने DHO से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने की है इन्वेस्टिगेशन, जो कमेटी थी DHO की, उसने की है। ठीक है, जिस तरह DG साहब के हुक्म पे इसको जो रिलीव कर दिया है, हटाया गया है, और इसकी इंक्वायरी जारी है आपके मुताबिक, तो उसके बाद आपने क्या तब्दीलियाँ लाई हैं ताकि वालिदैन को इत्मीनान हो सके? देखिए, हमने माहौल अच्छा बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया है, और माशाल्लाह अभी हॉस्टल का माहौल भी सही है, स्कूल का भी सही है, लड़कियां भी आ रही हैं, क्लासेस अटेंड हो रही हैं, सब सही है अभी तो। अच्छा, कितने कितने इलाकों से, कहाँ से बच्चियाँ आती हैं, और कितनी बच्चियाँ टोटल पढ़ रही हैं, और हॉस्टल के अंदर कितनी हैं? हॉस्टल के अंदर तो तकरीबन 32 लड़कियां हैं, ठीक है, और वो क्लास में हमारे पास एक बैच है वो 40 का है, तो 2 बैच हैं, अभी हमारे पास 80 लड़कियां हैं। अच्छा, तो ये सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो अली बख्श है अकाउंटेंट है, जिस पे बच्चियों ने जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है, बल्कि तहरीरी इल्ज़ाम आयद किया है, तो कोई भी बच्ची तालबात अपने ऊपर इल्ज़ाम ले ये भी एक ख़ासा मुश्किल है, कोई अपने सर इल्ज़ाम ले, तो इसमें आप क्या समझती हैं कि इसमें गलती कहाँ हुई है सिस्टम की? सिस्टम की गलती ये हुई है कि वो लड़कियां यहाँ पे आई थी हमारे ऑफिस में, तो मैं नहीं थी, तो वहाँ पे स्टैटिकल ऑफिसर हमारे शाहनवाज बैठे हुए थे, उन्होंने लड़कियों ने उनसे कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न में दें आपकी जो भी कंप्लेन है, तो उन्होंने फिर एप्लीकेशन लिख के और दी उनको फिर। अच्छा, जिस तरह से मुतसब आला की जानब से अहकामात है कि इदारों के अंदर एक कमेटी बनी होनी चाहिए जो एंटी हरासमेंट हो, तो इस तरह की कोई कमेटी बनी हुई है? वैसे ये तो गर्ल्स का इदारा है, तो इसके अंदर फ़ीमेल से अट्रैक्शन या फ़ीमेल से रब्ता नहीं है ज़्यादा, या जो फ़ीमेल आपका स्टाफ है वो हॉस्टल के मामलात में हिस्सा नहीं ले रहा है? फ़ीमेल हमारे पास टीचर्स हैं, वो पढ़ाती हैं, और गर्ल्स हॉस्टल में भी वार्डन है, फ़ीमेल है, मैं हूँ, लेकिन ये है कि हमारा ऑफ़िस में मेल होते हैं, वहाँ पे कोई फ़ीमेल नहीं है, तो ऑफ़िस में जो एप्लीकेशन वगैरह कोई भी देनी होती है तो वो उधर जमा हो जाती है। अच्छा, इससे कबल कोई बच्चों की इस तरह की शिकायत आप तक पहुँची है एज ए हेड? नहीं, इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, हमारे पास माहौल तो सही चल रहा था, बिल्कुल अच्छा था। जी, ये पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी की हॉस्टल है, जहाँ पर जो है वो तालबात जो LHV की ट्रेनिंग हासिल करती हैं, वो जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। जिस तरह से एक वाक़या पेश आया था, बल्कि प्रिंसिपल साहिबा को दरख्वास्त मौसूल हुई थी हिरासमेंट की,
स्कूल के अकाउंटेंट की जानिब से तो हम बात करेंगे। मैडम, इस हॉस्टल के अंदर टोटल कितने रूम हैं और आप किस तरह से इनको बेहतर बना रही हैं? 24 रूम है और हमने यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ दी हुई है। पानी खारा और मीठा भी है, गीज़र है, वाटर कूलर है। तो सीसीटीवी लगी हुई है आपके पास? सीसीटीवी भी लगी हुई है हमारे पास, तो दो ये सामने CCTV कॉरिडोर्स में लगी हुई है, तो ये पूरे कॉरिडोर को कवर करती है। तो इस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग किसके पास है जो सामने लगी हुई है? ये हमारे नीचे टीवी है उनका मॉनिटरिंग का, उसमें वार्डन होती है, वो देखती हैं। फीमेल वार्डन देखती है? जी जी, फीमेल वार्डन। सही है। तो इसमें शिकायत तो ये थी कि मेल वार्डन का इस तक एक्सेस है, तो वो ख़त्म हो गई है? वो अली बख्श के पास थी, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, उस अली बख्श को रिलीव कर दिया गया है? जी जी, रिलीव कर दिया उनको। जी, जिस तरह मैडम ने हमें ये हॉस्टल विज़िट करवाई है और मज़ीद भी हम देख रहे हैं कि 24 रूम्स हैं इस हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर 80 के करीब जो बच्चियाँ हैं वो ज़ेर तलीम, ज़ेर रिहाइश हैं इस हॉस्टल के अंदर। और ये मिट्टी का हॉस्टल करीबी जो अज़ला हैं उनका सबसे बड़ा ये पब्लिक हेल्थ स्कूल है, जो कि नर्सिंग की LHV की तरबियत दे रहा है यहाँ पर बच्चियों को। तो इसका हमने विज़िट भी किया है और जिस तरह मैडम का बताना है कि इस इशू को सॉर्ट आउट किया गया है और इस इशू के अंदर जो ज़ेर इल्ज़ाम शख्स था, अकाउंटेंट था, वो अपनी पोस्ट से हटकर काम कर रहा था या जिस के पास CCTV की एक्सेस थी, वो फीमेल वार्ड जो इंचार्ज हैं उनके हवाले कर दी गई है। तो मैडम, अब बच्चियाँ और उनके वालिदैन मुकम्मल इत्मीनान रखें? जी जी, बिल्कुल इत्मीनान है और रखना चाहिए उनको। आपने खुद विज़िट किया, देखा है हर चीज़, फैसिलिटीज़ वगैरह, रहना, इनकी सहूलतें, और मैं खुद यहाँ पे होती हूँ, वार्डन है। जी, मैडम के साथ मैडम रेहाना चौहान प्रिंसिपल हैं इस इंस्टीट्यूट की, इनके साथ हमने विज़िट किया है और ये है कि जो इसकी इंक्वायरी है, जो अली बख्श जस्कानी जिस पर इल्ज़ाम था उसको हटा दिया गया है और इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है। इसी तवज्जुह से इन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो बच्चियाँ ज़ेर तलीम हैं, उनके वालिदैन हैं, जो इत्मीनान रखें और स्कूल की जो इंतज़ामिया है उनका बताना है कि उन्होंने इसकी बाद जो स्कूल का सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाना शुरू कर दिया है और जो हॉस्टल की एक्सेस है, CCTV की जो एक्सेस है, वो मुकम्मल तौर पर फीमेल वार्डन के हवाले कर दी गई है। इस्लाहात लाई जा रही हैं ताकि जो बच्चियाँ यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं उनके वालिदैन को भी इत्मीनान हो और ज़्यादा से ज़्यादा तालबात हर जैसे पसमानदा इलाका में यहाँ पर आ सकें। और ज़रूरत भी इस बात की है कि इस तरह के जो इदारे हैं उनको मुकम्मल तौर पर फेयर और ख़ास तौर पर उनके जो अखलाकी पहलू हैं उनको बेहतर बनाया जाए, उनकी जो कमेटीज़ होती हैं उनको फ़ाल किया जाए और फ़ीमेल्स जो हैं वार्डन्स उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए जाएँ और महकमा सेहत के हुक्काम बाला हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि जो बच्चियाँ जहाँ पर ज़ेर तलीम हैं और जो मज़ीद आने चाहती हैं उनके लिए एक बेहतर रास्ते हमवार हो सकें। प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के लिए कैमरामैन अली ज़ैनुल आबिदीन के साथ मैं हूं नारोवाल से तनवीर हुसैन पीरज़ादा। आज हम बात करेंगे नारोवाल के नवाही इलाका गाजीवाल कॉलोनी में हुई एक ऐसी घिनौनी वारदात के बारे में जिसमें खामन ने शादी के 2.5 माह बाद ही अपनी बीवी को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया और लाश को आग लगा दी। इस अफसोसनाक वाक़े का मकतूला के भाई की मुद्दत में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें खुद मकतूला का खामंद, मकतूला का देवर, सास और ससुर शामिल हैं। इस पर हम आज बात करेंगे DSP लीगल ज़ुबैर कालों और SHO थाना सदर नारोवाल फ़हीम गुजर साहब से। जी भाई साहब, ये जो मामला हुआ है, ये जो वक़ूआ हुआ है जिसमें जो ख़तून का मर्डर किया गया है, तो ये वक़ूआ असल में है क्या और इसकी काज ऑफ डेथ यानी क्यों उस पर हमला किया गया, क्यों उसको कत्ल क्यों किया गया, इसमें ज़रा डिटेल से मुझे बताएंगे। ये असल में इन दोनों की मियाँ बीवी की जो डिसीज़्ड है और उसका जो मेन मुल्ज़म है उसकी आपस में शादी हुई थी आलमोस्ट 2-2.5 माह कबल। तो शादी के बाद कुछ मामलात इनके फैमिली सोर्सेज के मुताबिक को ठीक नहीं थे
और अब आके ऑल ऑफ सडन जो है ना ये पता चला कि जी इन्होंने, जब पुलिस को इस तरह से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इन्होंने 1122 को कॉल किया कि जी इस तरह बर्न इंजरीज़ हैं एक हमारे घर में फ़ीमेल को, तो उसको जो है ना वो फ़र्स्ट एड रिक्वायर्ड है। तो ये जो है इसको बर्न हालत में वो लेके गए 1122 वाले हॉस्पिटल में, लेकिन ये ऑलरेडी इसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस को इतला दी, 1122 वालों ने, पुलिस मौका पर पहुंची, मौका भी विज़िट किया और हॉस्पिटल में इसकी डेड बॉडी जो लिपटी हुई थी मुख्तलिफ कपड़ों में, उसको खोला और उसका बगौर मुआयना करने से पता चला कि इस पे, इसकी गर्दन पे कुछ मार्क हैं वायलेंस के और जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी। तो फिर पुलिस ने इसको इन दोनों को इंटेरोगेट किया, इसके मुल्ज़म को भी और बाकी घर वालों को भी। तो इनके जो है ना वो नहीं आपस में मैच नहीं कर रहे थे स्टेटमेंट्स। तो मीनवाइल जो इसके मेके हैं, इसके भाई ने जो है ना वो एप्लीकेशन दी कि जी इन्होंने, इनके मामलात ख़राब थे और वो थ्रेट्स आ रही थी और इसके पास चशमदीद विटनेसेस भी हैं और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को, मेन मुल्ज़म को ख़ास तौर पर हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी भी जो है ना वो हम कर रहे हैं, शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। जो भी होगा मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करके इनको करारवा की सज़ा देंगे। जी, इस वक्त मौजूद हैं हम थाना सदर नारोवाल में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर फ़हीम साहब। इनसे बात करते हैं कि ये इस केस के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा फ़हीम साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो गाज़ीवाल में मर्डर हुआ है और साथ वो ख़तून को जो 3 माह की अभी नौब्याता दुल्हन थी, तो उसको जला दिया गया, उसकी डेड बॉडी को, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तनवीर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। ये कुछ वक़ुआ इस तरह होता है कि रात के टाइम 1122 के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी एक जवान लड़की की जली हुई हालत में हॉस्पिटल में रिसीव हुई है। हम फौरी इतला मिलते ही जब हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि लड़की के जब मुआयना किया गया तो ज़ाहरी मुआयने से एक बात सामने आई कि उसकी गर्दन पे वायलेंस के निशानात थे, जो कि शो कर रहा था कि पहले इसकी डेथ हुई है, उसके बाद इसको बर्न किया। वहाँ पे इसके ससुराल वाले भी मौजूद थे, हमने उनको इंटेरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि लड़का और लड़की दोनों ऊपर मौजूद थे और लड़का शावर ले रहा था एट दैट टाइम और लड़की उसके लिए खाना बना रही थी, जो कि खाना बनाते हुए सिलेंडर बस्ट हो गया और इसकी डेथ हो गई। जब हम मौका पर पहुँचे तो मौका पर देखा तो जो ज़ाहरी हालात थे मौका के, किचन बिल्कुल दुरुस्त हालत में था, वहाँ पे कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं थी, कोई जली हुई चीज़ें नहीं थी, मार्क्स नहीं थे आग के। नज़र आ रहा था कि सिलेंडर जो है वो बिल्कुल सही हालत में है, जो सिलेंडर के साथ रेगुलेटर के साथ पाइप लगता है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। मतलब ओवरऑल किसी भी तरह का कोई नुकसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिलेंडर बल्कि बाहर निकाल के रखा हुआ था दुरुस्त हालत में। इसके अलावा हमने देखा वहाँ पे कि माचिस जो मैच स्टिक होती है वो बाहर सहन में चारपाई के ऊपर पड़ी हुई है, जो कि नज़र आता है कि इसको आग लगाने के बाद उसने वहाँ पे फेंकी और उसके बाद ये सारा वक़ुआ जो है वो क्रिएट किया, शोर मचाया, महल्ले वालों को इकट्ठा किया ताकि ये बताया जा सके कि यहाँ पे अचानक सिलेंडर बस्ट होने की वजह से आग लगी और उसके बाद इसकी डेथ हुई। जब हमने दोबारा वापस आके ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि जो है इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ मौजूद है, तो हम वापस आए और दोबारा आके उसके हस्बैंड को जब हमने इंटेरोगेट करना शुरू किया, शहादात को देखा, तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उसने अपना दोबारा वही जो है मौक़िफ़ रखा। इसी दौरान लड़की की फैमिली आती है, उन्होंने आगे एप्लीकेशन दी, उस पर हमने FIR रजिस्टर की। तो तफ्तीश के जो है तकनीकी तौर पे हमने जब स्टार्ट की और टेक्निकल वे से क्वेश्चन आंसरिंग की तो हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि लड़के ने खुद अपनी बीवी को जो है गला दबा के उसकी जो है वो पहले उसको जान से मारा, फिर उसके बाद उसने इसको एक रंग देने के लिए कि एक डेथ जो है मतलब मर्डर से उसको जो है हादसा साबित करने के लिए उसको पहले उठाया, वहाँ से किचन में ले गया। वहाँ पे उसने सोचा कि इसको पहले तो उसने सोचा कि हम आग लगा देते हैं उसको रेगुलेटर से पाइप उतार के, लेकिन जब उसको डाउट हुआ कि ये ना हो कि फौरी बस्ट होने से उसकी भी मौत हो जाए वहाँ पे, तो फिर उसने उसका दुपट्टा रख के चूल्हे के ऊपर उसकी आग लगाई और वो आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे से जो है वो आग उसकी बॉडी को लगी और उसकी बॉडी जल गई। ये असल हुआ था जो कि इंतहाई होलनाक है। मेरे ख्याल में हमें इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए जिस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है, ताकि हमारी जो नस्लें हैं आने वाली वो इस तरह के जो खौफनाक ज़हनी कैफियत से निकल के
अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। इसमें जो FIR है उसमें जिक्र किया है मुद्दई ने कि ये जो बच्चा है, ये जो जिसने मर्डर किया है, ये कहीं दूसरी शादी करना चाहता था, कोई सिलसिला को इस तरह का कोई मामला है। तो ये है क्या? बेसिकली वो यहाँ पे शादी नहीं करना चाहता था, इसमें इस वजह से इसने मर्डर किया। लड़के के जो ननियाल हैं वो लड़की के गांव से ही हैं। लड़का भी पहले उसी गांव का रहायशी था, लेकिन अभी शिफ्ट हो गया हुआ था गाजीवाल में, क्योंकि इनके अच्छे टर्म्स थे आपस में, तो ये आपस में एक फैमिली ही कंसिडर होते थे। तो फैमिली की ही मर्ज़ी से ये रिश्ता तय हुआ, जिसमें लड़के की रजामंदी शामिल नहीं थी। लड़के ने सोर्सेज के मुताबिक 2 दफ़ा इनकार किया कि मैंने इससे शादी नहीं करनी। 2 दफ़ा रिश्ता टूटा और फिर दोबारा जो है फैमिली प्रेशर की वजह से ये रिश्ता हो गया और आखिरकार 3 महीने बाद इसका रिज़ल्ट ये निकला।